नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। अगर आप प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विद्रोही बालक से विश्व गुरु तक का अद्भुत सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति कैसे पूरे संसार की सोच बदल सकता है? आज मैं आपको उस व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने धर्म, ध्यान और जीवन के बारे में दुनिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये हैं श्री रजनीश, जो बाद में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक ऐसा इंसान जो सबसे विवादित भी था और सबसे प्रभावशाली भी। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में जन्मे चंद्रमोहन जैन की कहानी किसी साधारण बच्चे की कहानी नहीं थी। ये गांव इतना छोटा था कि यहाँ ना तो कोई स्कूल था, ना पोस्ट ऑफिस, ना ही कोई पक्की सड़क या रेलवे स्टेशन। ओशो खुद अपने बचपन के बारे में कहते थे, मेरा बचपन सचमुच सुनहरा था। कोई प्रतीक नहीं बल्कि सचमुच का सोना, काव्यात्मक नहीं बल्कि शाब्दिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से। इस बच्चे में बचपन से ही कुछ अलग था। 11 भाई बहनों में सबसे बड़े चंद्रमोहन को उनके नाना नानी ने पाला था। उन्होंने बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दी थी, ना कोई मजबूरी, ना कोई पाबंदी। 7 साल की उम्र में उनके नाना की मृत्यु हो गई। ये पहला झटका था जिसने बालक चंद्रमोहन के मन में मृत्यु के बारे में गहरे सवाल खड़े किए। तब वे अपने माता पिता के पास गदरवारा चले गए। 15 साल की उम्र में एक और बड़ा झटका लगा। उनकी बचपन की मित्र शीश की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें और भी गहराई में धकेल दिया और मृत्यु का रहस्य समझने की तलब और भी तेज हो गई। स्कूल में चंद्रमोहन एक प्रतिभाशाली लेकिन बहुत विद्रोही छात्र थे। वे हर बात पर सवाल करते थे और अपनी बहस के लिए प्रसिद्ध थे। 1951 में जब वे जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में पहुंचे तो पहले ही दिन उनकी तर्कशास्त्र के प्रोफेसर से झड़प हो गई। प्रोफेसर ने उनसे कहा, या तो वो जाए या मैं जाऊं। अंततः उन्हें दूसरे कॉलेज DN जैन कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहाँ भी शर्त ये थी कि वे दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में नहीं आएंगे, लेकिन चंद्रमोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे पुस्तकालय में जाकर खुद ही पढ़ते रहे। वे अपने प्रोफेसरों को परेशान करने में माहिर थे। एक बार उन्होंने एक प्रोफेसर को फंसाने के लिए एक काल्पनिक किताब प्रिंसिपिया लॉजिक का हवाला दिया। जब प्रोफेसर ने दावा किया कि उसने ये किताब पढ़ी है तो चंद्रमोहन ने उसे कुलपति के सामने बेनकाब कर दिया। 1957 में उन्होंने तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और साहित्य में प्रथम श्रेणी के साथ MA की डिग्री पूरी की। वे अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। 21 मार्च 1953 ये वो दिन था जो न सिर्फ चंद्रमोहन की बल्कि पूरे संसार की आध्यात्मिकता की दिशा बदलने वाला था। इस दिन 21 साल के चंद्रमोहन जबलपुर के भंवरताल गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कई सालों से वो तरह तरह की ध्यान तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे। शिव के विज्ञान भैरव तंत्र की सभा 112 तकनीकों को आजमाया था। वे मंदिरों में रात रात भर बैठते थे, यहाँ तक कि जहरीले सांपों के मंदिर में भी गए थे। उस रात जब वे पेड़ के नीचे बैठे थे तो कुछ अद्भुत हुआ। ओशो ने बाद में इस अनुभव के बारे में कहा था, कई जन्मों से मैं अपने ऊपर काम कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रयास ही बाधा बन गया था। उस दिन खोज रुक गई। ये अपने आप होना शुरू हो गया। ये था उनका महासमाधि का अनुभव। आध्यात्मिक परंपरा में इसे ज्ञान प्राप्ति या बुद्धत्व कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी चंद्रमोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1958 में वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बन गए, लेकिन यहाँ भी उनके अपरंपरागत विचारों की वजह से परेशानी हुई। पहले रायपुर विश्वविद्यालय से उनका तबादला करवा दिया गया क्योंकि कुलपति ने उन्हें छात्रों के नैतिक चरित्र के लिए खतरा माना। जबलपुर विश्वविद्यालय में वे एक लोकप्रिय प्राध्यापक थे। छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग पढ़ाते थे। इसी दौरान वे पूरे भारत में घूम घूम कर व्याख्यान देने लगे। वे गांधीवाद, समाजवाद और पारंपरिक धर्मों की कड़ी आलोचना करते थे। उनके भाषणों में 60-70 हजार लोग आते थे। 1966 में उन्होंने विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से आध्यात्मिक शिक्षक बनने का फैसला किया। 1970 में ओशो मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने अपना पहला आश्रम स्थापित किया और नव संन्यास की शुरुआत की।
पारंपरिक संन्यास का मतलब था दुनिया का त्याग, लेकिन ओशो ने इसे नया अर्थ दिया। उनके अनुसार संन्यास का मतलब था दुनिया में रहते हुए आसक्ति से मुक्त होना। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मनाली में हुए ध्यान शिविर में उन्होंने अपने पहले शिष्यों को नव संन्यास की दीक्षा दी। ये लोग गेरुआ रंग के कपड़े पहनते थे और नए नाम लेते थे। ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन नाम की एक क्रांतिकारी ध्यान पद्धति विकसित की। इसमें तेज सांस लेना, चीखना, चिल्लाना और फिर पूर्ण मौनता शामिल था। ये आधुनिक मन के लिए डिजाइन की गई थी। ओशो कहते थे, पारंपरिक ध्यान आधुनिक इंसान के लिए काम नहीं करता। पहले तनाव निकालना जरूरी है, तब शांति आएगी। 21 मार्च 1974 को अपनी ज्ञान प्राप्ति की 21वीं वर्षगांठ पर ओशो पुणे आ गए। यहाँ कोरेगांव पार्क में उन्होंने अपना प्रसिद्ध आश्रम स्थापित किया। ये आश्रम जल्दी ही दुनिया भर के साधकों का केंद्र बन गया। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आते थे। पश्चिमी देशों के हजारों युवा यहाँ आकर ध्यान सीखते थे। 1974 से 1981 तक ओशो ने हर बार सुबह 90 मिनट का प्रवचन दिया। ये प्रवचन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते थे। इन प्रवचनों में वे दुनिया के हर धर्म, दर्शन और रहस्यवादी परंपरा पर बोले। उन्होंने बुद्ध, जीसस, लाओ त्सु, कबीर, मीरा और दुनिया के तमाम संतों पर अद्भुत प्रवचन दिए। ये प्रवचन 600 से ज्यादा पुस्तकों में संकलित हुए और 50 भाषाओं में अनुवादित हुए। आश्रम में सिर्फ ध्यान ही नहीं होता था, यहाँ थिएटर, संगीत, नृत्य, कला, शिल्प और तरह तरह की थेरेपी भी होती थी। ये एक पूरा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय था। ओशो की सबसे विवादास्पद और क्रांतिकारी शिक्षा थी उनका यौनता के प्रति दृष्टिकोण। जहाँ दूसरे गुरु यौनता का दमन सिखाते थे, वही ओशो कहते थे कि यौनता के जरिए ही समाधि तक पहुँचा जा सकता है। उन्होंने कहा था, यौन प्रकृति ऊर्जा है, इसे दबाने की जरूरत नहीं बल्कि इसे रूपांतरित करने की जरूरत है। जब यौन ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है तो वो समाधि बन जाती है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया में उन्हें यौन गुरु कहा जाता था। लेकिन जो लोग उनकी शिक्षाओं को गहराई से समझते थे, वे जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। ओशो ने तंत्र की पुरानी शिक्षाओं को आधुनिक रूप दिया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रेम और ध्यान को मिलाकर उच्चतम चेतना तक पहुंचा जा सकता है। 1981 में ओशो के स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से, जिसमें डायबिटीज, अस्थमा और एलर्जी भी शामिल थे, वे अमेरिका चले गए। ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर रजनीशपुरम नाम का शहर बसाया गया। ये एक अद्भुत प्रयोग था। 3 साल में इस वीरान जमीन पर 7,000 लोगों का एक पूरा शहर बस गया। यहाँ अस्पताल, स्कूल, रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा और सभी आधुनिक सुविधाएं थीं। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। ओरेगन के निवासी इन लाल कपड़े पहनने वाले विदेशियों से डरते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। 1984 में ओशो ने 4 साल की मौनता तोड़ी और जो खुलासे किए वे दुनिया को हिला देने वाले थे। माँ आनंद शीला यानी शीला सिल्वरमैन ओशो की निजी सचिव थीं। 1981 से 1985 तक वो रजनीशपुरम की वास्तविक शासक थीं, क्योंकि ओशो मौन में थे। सितंबर 1985 में अचानक शीला और उसके 15-20 साथियों ने रजनीशपुरम छोड़ दिया। इसके बाद ओशो ने जो खुलासे किए वे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक घोटाले में से एक बन गए। ओशो ने बताया कि शीला और उसके गुट ने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक किया था। 1984 में उन्होंने द डालेस शहर के 10 रेस्तरां में सैलाड बार पर साल्मोनेला बैक्टीरिया छिड़क दिया था। इस हमले में 751 लोग बीमार हुए और 45 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनका मकसद था चुनाव के दिन वोटरों को बीमार करके अपने उम्मीदवारों को जिताना। शीला के गुट ने और भी अपराध किए थे। अमेरिकी अटॉर्नी की हत्या की कोशिश, अवैध वायर टैपिंग, इमिग्रेशन फ्रॉड और ओशो के डॉक्टर को जहर देने की कोशिश। 23 अक्टूबर 1985 को ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड का आरोप था। 12 दिनों तक उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया। ओशो का दावा था इन 12 दिनों में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये थैलियम नामक धीमा जहर था जो 5 साल में मौत का कारण बनता है। प्ली बार्गेनिंग के तहत ओशो को अमेरिका छोड़ने को कहा गया। उन्हें 10 साल तक अमेरिका में प्रवेश की मनाही थी। इसके बाद 21 देशों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया।
अंततः 1986 में वे वापस पुणे लौट आए। 1989 में उन्होंने भगवान शब्द छोड़ दिया और ओशो नाम अपनाया। उन्होंने बताया कि ये शब्द विलियम जेम्स के ओशोएनिक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है समुद्र में विलीन हो जाना। पुणे वापसी के बाद ओशो ने अपना आश्रम को मेडिटेशन रिजॉर्ट में बदल दिया। अब ये सिर्फ आश्रम नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक छुट्टी बिताने की जगह थी। उन्होंने ओशो मल्टीवर्सिटी की स्थापना की, जिसमें क्रिएटिव आर्ट्स, मिस्ट्री स्कूल, तिब्बती थेरेपी और हीलिंग आर्ट्स के स्कूल शामिल थे। ओशो के आखिरी 9 महीने बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने सार्वजनिक प्रवचन बंद कर दिए थे, लेकिन पहले से भी ज्यादा काम किया। उन्होंने भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था तैयार की। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु का कारण को लेकर आज भी विवाद है। ओशो के समर्थकों का दावा है कि अमेरिकी जेल में दिया गया धीमा जहर उनकी मौत का कारण था। उनके डॉक्टर अमृत यानी माइकल ओब्रायन का कहना था कि ओशो के सभी लक्षण थैलियम पॉइजनिंग के थे। कुछ आलोचकों का कहना है कि ओशो की मौत नाइट्रस ऑक्साइड के अत्यधिक सेवन से हुई। उन्होंने दांत के इलाज के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। सच्चाई जो भी हो, ओशो की मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, रिमेम्बर, मैं कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, केवल एक सपना आया और चला गया। ओशो की शिक्षाओं की खासियत ये थी कि वे परंपरागत और आधुनिक, पूर्वी और पश्चिमी सभी को मिलाते थे। उन्होंने जैन, तंत्र, सूफीवाद, योग, ताओवाद सभी पर गहराई से बात की। ओशो ने ध्यान को जीवन से अलग न मानकर जीवन का अंग माना। उन्होंने कहा, ध्यान कोई काम नहीं है जो आप करते हैं, ये आपका स्वभाव है। उनकी डायनेमिक मेडिटेशन तकनीक क्रांतिकारी थी। पहले 10 मिनट तेज सांस, फिर 10 मिनट कैथारसिस यानी चीखना चिल्लाना, फिर 10 मिनट जंपिंग और अंत में मौनता। ओशो का कहना था कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि पहले व्यक्ति को अपने आप से प्रेम करना सीखना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेम, स्वतंत्रता, अकेलापन में वे कहते हैं, अकेलापन दुख नहीं है, ये पूर्णता है। जब आप अपने साथ खुश हैं, तभी आप किसी और को खुशी दे सकते हैं। ओशो संगठित धर्म के कड़े आलोचक थे। वे कहते थे कि धर्म व्यक्तिगत खोज है, सामूहिक अंधविश्वास नहीं। उन्होंने कहा था, मेरे संदेश की सुविधा ये है कि मैं आपको कोई धर्म नहीं दे रहा, मैं आपको धार्मिकता दे रहा हूँ। ओशो ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके 600 से ज्यादा प्रवचन संग्रह हैं। ये दुनिया की 50 भाषाओं में उपलब्ध हैं। सबसे प्रभावशाली पुस्तकें उनकी कुछ इस प्रकार हैं। द बुक ऑफ सीक्रेट्स, इसमें 112 ध्यान तकनीकें हैं जो विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई हैं। मेडिटेशन, द फ्रॉस्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ध्यान पर सबसे व्यापक गाइड। ओशो की शिक्षाएं आज माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी यानी MBCT और पॉजिटिव साइकोलॉजी में दिखाई देती हैं। उनका दृष्टिकोण आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। आज के डिजिटल युग में ओशो की शिक्षाएं ऑनलाइन मेडिटेशन एप्स, वर्चुअल रियलिटी और VR मेडिटेशन में नई जिंदगी पा रही हैं। कोविड के बाद जब लोग घर से ध्यान सीखने लगे, तो ओशो की तकनीकें और भी प्रासंगिक हो गईं। आज भी हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट पुणे आते हैं। यहाँ राजनेता, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन और दलाई लामा जैसी अन्य हस्तियाँ आती रहती हैं। ओशो के जीवन और शिक्षाओं को लेकर हमेशा विवाद रहा है। उनकी यौनता के प्रति खुला दृष्टिकोण, धन के प्रति सकारात्मक नजरिया और पारंपरिक धर्मों की आलोचना ने उन्हें विवादास्पद बनाया। रजनीशपुरम की घटनाओं ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री ने इस विवाद को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ओशो का इन अपराधों से कोई लेना देना नहीं था और वे शीला के गुट के शिकार थे। आज जब दुनिया तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रही है, तो ओशो की शिक्षाएं पहले से ही कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। उनका जोर जागरूकता, वर्तमान में जीने और भीतरी शांति पर था। कॉर्पोरेट जगत में ओशो की तकनीकों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में उनकी मेडिटेशन तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी ओशो की शिक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था कि मशीनें इंसान की बुद्धि की नकल कर सकती हैं, लेकिन चेतना की नहीं।
ओशो की कहानी एक साधारण भारतीय लड़के के असाधारण बनने की कहानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे चंद्रमोहन जैन ने दुनिया की आध्यात्मिकता की धारा ही बदल दी। उनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि उन्होंने अध्यात्म को जीवन से अलग नहीं माना। उन्होंने कहा कि संन्यास का मतलब भागना नहीं बल्कि जागरूकता के साथ जीना है। ओशो ने साबित किया कि आध्यात्मिकता गंभीर और उदास नहीं बल्कि उत्सव और आनंद से भरी हो सकती है। उनके आश्रमों में नाच गाना और हंसी खुशी उतनी ही जरूरी थी जितना ध्यान। उनकी शिक्षाओं का सार ये था कि जीवन को पूरी तरह जियो लेकिन आसक्ति के बिना, प्रेम करो लेकिन मालकियत के बिना, काम करो लेकिन तनाव के बिना। आज भले ही ओशो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। वे एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अंधी श्रद्धा की जगह बुद्धिमत्ता, डर की जगह प्रेम और गुलामी की जगह स्वतंत्रता सिखाई। ओशो की कहानी ये बताती है कि एक व्यक्ति अगर सच्चाई की तलाश में निकले और समाज के डर से ना डरे तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। वे एक विद्रोही बालक थे जो विश्व गुरु बन गए और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं देता, सिर्फ जागने का तरीका देता हूँ। मैं तुम्हें कोई दर्शन नहीं देता, सिर्फ ध्यान देता हूँ। ये था ओशो का असली संदेश। जागो, जियो और आनंदित हो जाओ। धन्यवाद।